नारी और शिक्षा के प्रायोजक हैं BPN ग्रुप। नमस्कार, मैं हूं सोनू शर्मा। आप देख रहे हैं MMPV आवाज़ का खास कार्यक्रम नारी और शिक्षा। भारत में दूसरे देशों की तुलना के अनुसार शिक्षित लोगों की परसेंटेज काफ़ी कम है। बात अगर यूरोप और अमेरिका की जाए तो वहाँ पे शिक्षित लोगों की परसेंटेज 100 और 90 के अबव है, और साथ ही यही परसेंटेज अगर भारत की देखी जाए तो वो 70 पर ही स्टॉप हो जाती है। भारत में कई राज्य ऐसे भी हैं जहाँ पे महिलाओं को ना पढ़ने का अधिकार होता है ना नौकरी करने का। आज के हमारे कार्यक्रम में हम इसी बात पर चर्चा करेंगे। आज के हमारे मेहमान हैं शिक्षा के क्षेत्र में कई अवार्डों से सम्मानित हो चुकी और कई सालों से शिक्षा के क्षेत्र में अपनी सेवा दे रही कमल पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल रीमा टंडन जी। तो मैम, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। सबसे पहले मैम, हम आपके बारे में जानना चाहेंगे। मैं प्रिंसिपल हूँ कमल पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल विकासपुरी की, साथ ही चेयरपर्सन हूँ डेजी डेल्स इंटरनेशनल स्कूल, सेंट पीटर्स कॉन्वेंट स्कूल, ट्रिनिटी इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज़ द्वारका और ट्रिनिटी इंस्टीट्यूट ग्रेटर नोएडा की। मैं विभिन्न वर्गों के छात्र छात्राओं को शिक्षित कर उनके सशक्त व्यक्तित्व का निर्माण कर समाज और राष्ट्र को समर्पित करूं, इसी ध्येय में, इसी उद्देश्य में मैं निरंतर संलग्न हूं। मैं अपने बारे में बताऊं तो मैंने अपनी स्कूली शिक्षा सेंट थॉमस सीनियर सेकेंडरी स्कूल मंदिर मार्ग से ली। मैं प्रथम से 12वीं क्लास तक स्कूल की टॉपर रही और 12th के बाद मैंने BSc ऑनर्स फिज़िक्स किया सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से। उसके बाद मैंने एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर किया IIT दिल्ली का, और उसमें मैंने MSc फ़िज़िक्स में एनरोल किया। वहाँ पे भी मुझे गोल्ड मेडल अवार्ड किया गया कॉन्वोकेशन में, क्योंकि मैंने MSc फ़िज़िक्स में भी टॉप किया। तो ये जर्नी रही सेल्फ लर्निंग की और बहुत अच्छी रही। और 1997 में हमने कमल पब्लिक स्कूल की स्थापना की केवल 50 विद्यार्थियों के साथ, और आज कमल एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी के अंतर्गत 4 स्कूल और 2 कॉलेज चल रहे हैं। जैसे मैम, आप एक वर्किंग वुमेन हैं, आपको अपने फैमिली से कितना सपोर्ट मिला? मैं एक बिज़नेस फैमिली को बिलोंग करती थी, लेकिन मेरे माता पिता ने मुझे पूर्ण सहयोग दिया है मेरी पढ़ाई में, और विवाह के उपरांत भी मेरे पति ने भी बहुत सहयोग दिया। मैंने रेगुलर GGSIP यूनिवर्सिटी के फर्स्ट बैच से B.Ed की, और इस पूरी जर्नी में जो सेल्फ लर्निंग की रही, मुझे बहुत सहयोग मिला, न केवल परिवार का बल्कि पूरे समाज का, अपने शिक्षकों का, अपने विद्यार्थियों का, अपने स्टाफ के सभी सदस्यों का, और इसी वजह से मैं अपनी संस्थाओं को भी आगे बढ़ा पाई। जैसे मैम, आज के समय में देखा जाता है कि कई महिलाएं शिक्षित नहीं हैं, तो आप उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? कितनी महिलाएं कितनी शिक्षित होनी चाहिए, कितनी आत्मनिर्भर बननी चाहिए? मेरे अनुसार स्त्री और पुरुष समाज रूपी रथ के 2 पहिए हैं। स्त्री को अशिक्षित रखकर कोई भी समाज अपने कल्याण की बात नहीं सोच सकता। कोई भी पक्षी एक पंख के सहारे नहीं उड़ सकता। तो नारी की शिक्षा बुनियाद बनाएगी हमारे समाज को विकसित होने के लिए। तो किसी हद तक हम शारीरिक क्षेत्रों में इसको उपलब्ध कर पाए हैं, परंतु ग्रामीण इलाकों में और वंचित वर्गों में हमें इस जागरूकता को स्थापित करना होगा। हमें इन कार्यक्रमों के द्वारा नारी को प्रोत्साहित और प्रभावित करना होगा, ताकि वो पढ़ लिख कर आगे बढ़ने की प्रेरणा ले सके। जैसे मैम, देखा जाए कि शिक्षा में काफ़ी बदलाव आए हैं, तो कौन कौन से बदलाव अब तक आ चुके हैं? बहुत परिवर्तन आया है। हर क्षेत्र में परिवर्तन संसार का नियम है, और इस नई शिक्षा नीति के अनुसार तो बहुत परिवर्तन आए हैं शिक्षा जगत में। अब हमें अपने विद्यार्थियों को 21वीं शताब्दी के लिए तैयार करना है। 21st सेंचुरी कॉम्पिटेंसीज हमें उनमें डेवलप करनी है। हमारे समय पे शिक्षा टीचर सेंट्रिक हुआ करती थी, अब वो शिक्षा चाइल्ड सेंट्रिक है। हमारे समय पर कंटेंट डिलीवरी पे फोकस था, अब कॉम्पिटेंसी डेवलपमेंट पे फोकस है। हमारे समय में हम लेसन प्लान्स में लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स लिखते थे, अब टीचर्स अपने लेसन प्लान में लर्निंग आउटकम्स लिखेंगी।
सो बहुत बदलाव आए हैं। हमें बच्चों को स्किल बेस्ड सब्जेक्ट्स पढ़ाने हैं 6th क्लास ऑनवर्ड्स, जो उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में सहयोग देंगे जल्दी। और इसके अतिरिक्त नई शिक्षा नीति बहुत फ्रीडम दे रही है छात्र छात्राओं को कि वो अपने मनपसंद सब्जेक्ट पढ़ सकें, रुचि के अनुसार पढ़ सकें। अगर एक साइंस स्टूडेंट ह्यूमैनिटीज़ या वोकेशनल सब्जेक्ट पढ़ना चाहता है तो वो पढ़ने दिया जाएगा। तो ये फ्रीडम बहुत ज़रूरी है बच्चे की मानसिकता और उसके रुचि को ध्यान में रखते हुए। उसके अलावा नैतिक शिक्षा पे बहुत स्ट्रेस दिया जा रहा है, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन जिसे कहते हैं, और इंक्लूसिव एजुकेशन, जिसमें हम विद्यार्थियों की विभिन्नताओं को समझ सकें और सब विद्यार्थियों को एक साथ लेकर शिक्षा प्रणाली में आगे ले जा सकें। तो ये सब बहुत सारे चेंजेस आए हैं और इनके लिए हमारी सरकार और CBSE बहुत अच्छे कदम भी उठा रही है, जिसमें कई टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करवाए जा रहे हैं बैक टू बैक, जिसमें टीचर्स ट्रेन हो रही हैं ताकि ये प्लान्स जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट हो सके। जैसे मैम देखा जाता है कि ग्रामीण इलाकों में महिलाओं को इजाज़त नहीं होती पढ़ाई करने की, तो आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि कैसे नारियों को वहाँ पे आगे बढ़ना चाहिए? ग्रामीण इलाकों में अभी भी हम पारंपरिक मान्यताओं और रूढ़िवादी विचारधाराओं और संकुचित दृष्टिकोण से लिप्त हैं हमारे ग्रामीण इलाकों के लोग। तो मुझे लगता है कि हमें जागरूकता फैलानी होगी और जागरूकता फैलाने के लिए मीडिया का एक बहुत बड़ा रोल है। मीडिया में सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया और आपका टीवी, FM कई जरिए हैं जिसके थ्रू हम जागरूकता फैला सकते हैं। और जैसे हमारी सरकार ने भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे स्लोगन पॉपुलर किए, इससे भी प्रोत्साहन मिलता है लोगों को बच्चियों को शिक्षा देने के लिए। और इसके अतिरिक्त हमारी सरकार ने लाडली योजना स्टार्ट की 2008 में, जिसके तहत छात्राओं को पढ़ाने के लिए आर्थिक मदद दी जाती है सरकार के द्वारा। इनफैक्ट CBSE ने भी सिंगल गर्ल चाइल्ड की शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए स्कॉलरशिप्स स्कीम स्टार्ट की हैं। तो काफ़ी कदम उठा रही है सरकार इस क्षेत्र में जागरूकता फैलाने के लिए। ग्रामीण क्षेत्रों में भी स्कूल विद्यालय स्थापित किए जा रहे हैं, स्किल डेवलपमेंट सेंटर स्थापित किए जा रहे हैं ताकि महिलाएं सिलाई कढ़ाई, कंप्यूटर, अंग्रेजी बोलना, गणित आदि सीखकर अपना जीवन आगे लेकर जा सकें। और इसके अतिरिक्त हम ये भी कर सकते हैं कि YouTube पे बहुत सारी वीडियोस उपलब्ध होती हैं जिनको देखकर स्वयं शिक्षा भी हम पा सकते हैं। अगर शिक्षक नहीं भी है तो YouTube पे हर एक स्किल के लिए, हर एक शिक्षा को प्राप्त करने के लिए बहुत सारा मटेरियल उपलब्ध है, जिसको यूज़ करके, जिसको हम फॉलो करके अपने आप को हर क्षेत्र में आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे मैम आप कई सालों से इस लाइन में हैं, तो आपने कैसे सोचा कि आपको गुरु बनना है, लाइक टीचर बनना है और बच्चों को राह दिखानी है पढ़ाई के क्षेत्र में? मैंने देश के उच्च संस्थान IIT दिल्ली से फर्स्ट पोजीशन लेकर MSc फिजिक्स पास की, लेकिन फिर भी मैंने शिक्षा के क्षेत्र को चुना। बच्चे हमारे देश का भविष्य हैं, हमारे विश्व का भविष्य हैं, तो उनका शारीरिक और मानसिक विकास में एक शिक्षक का बहुत बड़ा योगदान है। तो जब मैं अपने आप को एक गुरु के रूप में देखती हूँ तो बहुत गौरवान्वित महसूस करती हूँ। जब बच्चे हमसे पढ़ने के बाद वापस आते हैं और अपनी सफलता के बारे में हमें बताते हैं, तो वो जो प्रसन्नता की अनुभूति है वो हर एक अलग लेवल की होती है। रीमा जी से हमारी बात ऐसे ही चलती रहेगी। चलते हैं एक छोटे से ब्रेक पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रीमा जी, जैसे देखा जाता है कि काफ़ी ऐसे परिवार हैं जो अपनी घर की लड़कियों को होम साइंस, सिलाई कढ़ाई इसी में ही जाने के लिए कहते हैं, और जो BTech और इंजीनियर के होते हैं, इंजीनियर सब्जेक्ट होते हैं, उसमें कहते हैं कि वो लड़के ही लें। इसमें कितनी सच्चाई है? मेरे हिसाब से कई वर्ष पहले ऐसा था, लेकिन अब परिस्थिति बदल गई है। जागरूकता काफ़ी हद तक है हमारे शहरों में, पर हाँ जी, ग्रामीण क्षेत्रों में हमें इस पर काम करने की ज़रूरत है। वंचित वर्गों में हमें जागरूकता फैलाने की ज़रूरत है। मेरे हिसाब से छात्रा वो सब कुछ कर सकती है जो छात्र कर सकता है। कोई सीमा अनुबंध नहीं है आगे बढ़ने के लिए।
हमने देखा है सीबीएसई के 12th और 10th बोर्ड एग्ज़ाम्स में हमेशा छात्राएं अव्वल आई हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो नारी नहीं कर सकती और पुरुष कर सकता है। तो हमें इस सोच को विकसित करना होगा, हमें इन धारणाओं को बदलना होगा और इसके लिए हमें इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन करना होगा। नारी प्रयत्नशील हो सके, अपने आप को आगे बढ़ा सके। जैसे मैम कहते हैं गुरु का दर्जा सबसे बड़ा होता है, आज की जनरेशन में जो बच्चे हैं वो कितना फॉलो करते हैं इस बात को? गुरु का दर्जा हमारे समाज में हमेशा से सर्वोपरि रहा है और आज भी जो शिक्षक निस्वार्थ भाव से अपने आप को समर्पित करता है अपने छात्रों के लिए, मुझे लगता है छात्र उसको बहुत सम्मान और अपने जीवन में विशेष स्थान अब भी देते हैं। और गुरु की महिमा, गुरु की का सम्मान हमारे समाज में हमेशा था और हमेशा रहेगा। रीमा जी, जैसे आप एक प्रिंसिपल हैं तो आप अपने स्कूल स्टाफ को और स्टूडेंट्स को कैसे मैनेज करते हो? मैं अपने आप को एक प्रधानाचार्य के रूप में अपने विद्यार्थियों को, स्टाफ के सभी सदस्यों को और अभिभावकों को समर्पित करती हूँ, एक मुखिया के रूप में अपने आप को। और मेरा ऐसा मानना है कि हर एक इंसान में कोई ना कोई क्षमता है, हमें उन क्षमताओं को समझना है, पहचानना है, उनका उपयोग करना है और उच्च शिक्षा प्रदान करनी है। हम टीम वर्क में विश्वास करते हैं, हम पूरा स्टाफ एक फैमिली की तरह, एक टीम की तरह काम करता है ताकि हम बच्चों को उच्च शिक्षा प्रदान कर सकें और उन्हें देश और विश्व का जिम्मेदार नागरिक बनाने की प्रेरणा दे सकें। इसके अतिरिक्त मैं पॉजिटिविटी में बहुत विश्वास रखती हूँ। हमें एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट स्कूल में स्थापित करना बहुत ज़रूरी है एक प्रधानाचार्य के लिए, जिसमें हर किसी का मन करे स्कूल आने का। हम हैप्पी क्लासरूम्स क्रिएट करें जहाँ लर्निंग जॉयफुल हो। हम एक हैप्पी स्कूल क्रिएट करें जिसमें हर सदस्य खुश रहे, क्योंकि अगर हर परिवार का सदस्य खुश रहेगा तो शिक्षा का आदान प्रदान बहुत बेहतर हो पाएगा। जैसे मैम देखा जाता है, मतलब बोलने में या लोगों से काफ़ी बार सुना जाता है कि नारी अबला होती है। क्या ये अबला जो शब्द नारी के साथ जुड़ गया है वो क्या शिक्षित ना होने की वजह से जुड़ा है? मेरे हिसाब से नारी ना कभी अबला थी, ना कभी अबला होगी। ये केवल एक संकुचित विचारधारा थी जिसमें परिवर्तन आना अनिवार्य है। हमें नारी का सशक्तिकरण करना होगा, उसके आत्मबल को, आत्मसम्मान को, आत्मविश्वास को, उसके स्वाभिमान को स्थिर करना होगा। वो अपने आप को पहचाने, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए प्रयत्नशील रहे। जैसे मैम देखा गया कि कोरोना आ गया, कोरोना की वजह से एजुकेशन पर बहुत प्रॉब्लम देखनी पड़ी, तो कैसे बच्चों को एजुकेशन दी गई इन दिनों? इसके लिए मैं टेक्नोलॉजी को नमन करती हूँ। टेक्नोलॉजी के सहारे हम बच्चों तक पहुँच पाए और हमारे शिक्षक जिन्होंने कभी टेक्नोलॉजी नहीं यूज़ की थी, उन्होंने रातों रात अपने आप को ट्रेन करा, टेक्नोलॉजिकल स्किल्स अपने अंदर लेकर आए, जिसके थ्रू हम ऑनलाइन शिक्षा प्रदान कर पाए। और मैं यहाँ बताना चाहूँगी, ऑनलाइन शिक्षा केवल हमने चैप्टर्स एक्सप्लेन करने के लिए या सिलेबस को पूर्ण करने के लिए उपयोग में नहीं लाए। हमने इस ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से कॉम्पिटिशन्स कराए बच्चों के ऑनलाइन, हमने फिट इंडिया मूवमेंट कराई, हमने सारे राष्ट्रीय पर्व त्योहारों को, रिलीजियस फेस्टिवल्स को, इम्पॉर्टेंट डेज को ऑनलाइन सेलिब्रेट किया। तो जो लर्निंग गैप था स्कूल में एक साथ ना होने का, उसको हमने पूरी तरह से समाप्त करने का भरसक प्रयास किया है। और इसमें टीचर्स जो हैं, पूरा शिक्षा जगत वॉरियर्स के रूप में सामने आया। उन्होंने इस कोरोना काल को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, लर्निंग को स्टॉप नहीं होने दिया, कंटिन्यूअस रखा। शिक्षकों ने विद्यार्थियों के साथ बातचीत की, इंटरेक्शन की क्लासेस में, यहाँ तक एक्सपेरिमेंट्स दिखाए, क्लासेस को इंटरेस्टिंग बनाया। तो हर तरीके से हमने टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करके अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाया है इस कोरोना काल में।
मैम, बात करें टेक्नोलॉजी की और ये जो ऑनलाइन क्लासेस हैं, क्या ये आगे भी ऐसे ही जारी रहेगी? आगे ऑफ कोर्स ऑनलाइन क्लासेस में एक थोड़ा सा डिफरेंस ज़रूर है कि उसमें इमोशनल कोशेंट नहीं होता। टीचर और स्टूडेंट के बीच में एक साथ रहने पे जो टीचर ऑब्जर्व कर पाती है बच्चों में और बेटर कर पाती है, वो चीज़ नहीं मिलती है हमें। इमोशनल कोशेंट लैक करता है कहीं ना कहीं, जितना भी हम प्रयास करें उसको रखने का ऑनलाइन एजुकेशन में। लेकिन फिर भी आने वाले समय में ब्लेंडेड लर्निंग डेफिनेटली कंटिन्यू करेगी, क्योंकि सबने टेक्नोलॉजी को होल हार्टेडली एक्सेप्ट किया है, अडॉप्ट किया है। और हम आगे जाके जैसे स्कूल चला भी रहे हों, अगर हमारे सिलेबस लैग कर रहा हो तो कुछ क्लासेस ऑनलाइन दी जा सकती है। इवनिंग आवर्स में बच्चों की रिमीडियल क्लासेस ली जा सकती हैं ऑनलाइन। तो ऑनलाइन असेसमेंट्स भी समय के अभाव में हम प्लान कर सकते हैं आगे आने वाले समय में, चाहे स्कूल वर्किंग मोड में आ जाए। तो जो हम एज शिक्षा जगत के लोग आगे देख रहे हैं आने वाले समय को, वो ऐसे देख रहे हैं कि एक हाइब्रिड मॉडल ऑफ टीचिंग लर्निंग एस्टैब्लिश होने वाला है, जिसमें टेक्नोलॉजी और कन्वेंशनल टीचिंग दोनों एक साथ आगे चलेंगी। मैम, स्कूलों में लड़का लड़की की जो एजुकेशन है उसमें कोई अंतर तो नहीं है? और साथ ही मैं ये भी जानना चाहूँगी कि लड़कियाँ कितनी सेफ हैं स्कूल में? कोई अंतर नहीं है। हम स्कूलों में छात्र छात्राओं को विद्यार्थी के रूप में देखते हैं। हमारे लिए सब विद्यार्थी एक जैसे हैं। छात्रों छात्राओं में कोई अंतर नहीं है। सारी अपॉर्चुनिटीज़ दोनों को दी जाती हैं। यहाँ तक कि अब तो छात्र छात्राओं के डिफ्रेंसिएशन के अलावा अब हम इंक्लूसिव एजुकेशन के दौर में हैं, जहाँ पर हम इवन स्पेशल नीड्स के बच्चों को भी साथ में लेकर शिक्षा प्रदान करते हैं। तो ये सब डिफरेंसेस सब खत्म हो चुके हैं स्कूली शिक्षाओं में, और हम नैतिक शिक्षा पर बहुत केंद्रित हैं, क्योंकि हमें बच्चों में संस्कारों को स्थापित करना है। अगर हम बच्चों में संस्कार स्थापित करेंगे तो ही वो अपने गुरुजनों को सम्मान दे पाएंगे, लड़के लड़कियों को इज्जत दे पाएंगे। तो इसके लिए वैल्यू बेस्ड एजुकेशन, नैतिक शिक्षा का होना स्कूल में बहुत अनिवार्य है, और इस पर हम बहुत फोकस करते हैं अपने स्कूलों में। लाइफ स्किल्स ग्रेड 1 से हायर क्लासेस तक हमारे स्कूल में चलती हैं, जिनमें मॉरल वैल्यू बेस्ड स्टोरीज बच्चों को सिखाई जाती हैं, बताई जाती हैं, जिससे बच्चे कुछ लेसन्स लेते हैं। तो और मूवीज़ दिखाई जाती हैं। लड़कियों के लिए हमने सेल्फ डिफेंस प्रोग्राम्स स्टार्ट किए, जिसमें लड़कियों को ट्रेनिंग दी गई सरकार की हेल्प से, पुलिस डिपार्टमेंट की हेल्प से, कि वो अपना डिफेंस कैसे कर पाएँ। तो ये पूरा प्रोग्राम हमारे स्कूल में चल पाया है। एक महिला, हमारी महिला ऑडियंस के लिए आपकी तरफ से कोई संदेश? मैं एक प्रगतिवादी विचारधारा की महिला हूँ, और मैं चाहूँगी कि सभी महिलाएं प्रगतिवादी विचारधारा के साथ अपने आप को आगे बढ़ाएं, अपने आत्मबल, अपने आत्मसम्मान और अपने आत्मविश्वास को सुदृढ़ रखें, और इस धारणा के साथ प्रयत्नशील रहें, मेहनत करें, दृढ़ संकल्प रखें, आगे बढ़ने का इच्छा शक्ति रखें अपने अंदर, और एक सकारात्मक दृष्टिकोण से अपने आप को अपने परिवार, समाज और राष्ट्र के लिए समर्पित करें। आखिर में एक लास्ट क्वेश्चन मैम, MMPV आवाज़ के दर्शक और स्टाफ के लिए आप कोई संदेश देना चाहेंगे? PV आवाज़ की टीम और दर्शकों के प्रति आभार व्यक्त करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे नारी सशक्तिकरण जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर दिया। इन कार्यक्रमों के माध्यम से हम जागरूकता फैला सकते हैं समाज में, आत्मविश्वास जागृत कर सकते हैं अपनी देश की नारी में। नारी सशक्तिकरण पर ही समाज का और राष्ट्र का सशक्तिकरण निर्भर करता है। हमारे खास कार्यक्रम नारी और शिक्षा में ये थी हमारे साथ कमल पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल रीमा टंडन जी। हम फिर हाजिर होंगे आपके साथ। धन्यवाद। आभूषण के प्रायोजक हैं अमान्य ज्वेलर्स।
नारी के सौंदर्य में आभूषणों का काफ़ी महत्व है। बात आज की जाए या पहले की, महिलाओं को ज्वेलरी से काफ़ी शौक होता है, और वहीं अगर महिलाएं सूट और साड़ी पहने तो उसके साथ भी महिलाओं को ज्वेलरी पहनने का शौक बहुत होता है। और हो भी क्यों ना, ज्वेलरी से ही महिलाओं के चेहरे पर चमक आ जाती है। महिलाओं की चमक को कायम रखने के लिए दिल्ली डायमंड क्या कर रहा है, आइए जानते हैं दिल्ली डायमंड डी मॉल के एमडी सुमित गर्ग और उनकी पत्नी श्वेता सुमित गर्ग जी से। तो सर, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आपने अपने शोरूम की शुरुआत कैसे की और ज्वेलरी के व्यापार में आप कैसे आए? नमस्कार। एक्चुअली मैं एक क्वालिफाइड इंजीनियर हूँ और मेरी वाइफ एमबीए हैं, और हम लोग पढ़ लिख के अपने जैसे मेरे फादर का ये पहले से ही गोल्ड और डायमंड का बिज़नेस था, तो उस लेगेसी को हमने कैरी फॉरवर्ड करके हमने 3 शोरूम्स के आगे बढ़ाए हैं दिल्ली में, एक रोहिणी में, एक पीतमपुरा में और एक चांदनी चौक में। सो आई हैव वर्कड इन चांदनी चौक ऑल्सो। लास्ट 15 ईयर्स से मैंने वहाँ पे होलसेल डायमंड ज्वेलरी की है, और अब हमने रिटेल में यहाँ पे एक सेटअप बनाया है डी मॉल में, जो दिल्ली डायमंड्स के नाम से ही है, और बहुत एक अच्छा सुंदर हमने स्टूडियो सेटअप बनाया है। सो दिस इज़ हाउ आई एंटर्ड इनटू दिस ज्वेलरी बिजनेस। ऐसा क्या है आपकी ज्वेलरी में जो महिलाएं अपने आप खिंची चली आती हैं? मैम देखिए, महिलाएं जब भी कोई ज्वेलरी परचेज़ के लिए निकलती हैं तो उनके दिमाग में सबसे पहले एक ही चीज़ होती है कि डिज़ाइन अच्छा होना चाहिए और उसकी वेरेबिलिटी अच्छी होनी चाहिए। मतलब कई बार ऐसा होता है कि डिज़ाइन इतना ओवर डिज़ाइनिंग हो जाती है कि उसको हम पहन नहीं सकते, जैसे फैशन शोज़ के कपड़े होते हैं वो हम कैरी नहीं कर सकते। तो ऐसे ही कई बार ज्वेलरी भी ऐसी डिज़ाइन हो जाती है कि वो कैरी करने लायक नहीं होती, या आप उसको अपनी हर ड्रेसेस के साथ नहीं पहन पाते। तो हमारी ज्वेलरी ऐसे डिज़ाइन होते हैं जिनकी वेरेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, और वो हर किसी को पसंद आते हैं। तो और जितनी वास्ट वैरायटी हमारे पास है और लेटेस्ट डिज़ाइनिंग हमारे पास है, उसकी वजह से लोग अपने आप खींचे चले आते हैं। और सर, अगर बात करें क्वालिटी की, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैम क्वालिटी तो हम लोग जैसे पढ़ लिख के हम वी आर डूइंग बिजनेस, सो वी आर वेरी मच केयरफुल फॉर द क्वालिटी। हम अपने कस्टमर्स को 100% हॉलमार्क्ड एंड सर्टिफाइड ज्वेलरी देते हैं। डायमंड्स हमारे सब सर्टिफाइड हैं IGI से, और ज्वेलरी हमारी सारी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड से हॉलमार्क्ड होती है। सो गोल्ड और डायमंड दोनों की प्योरिटी एकदम टेस्टेड है। वैसे क्वालिटी मेनली ट्रस्ट पे भी है सामने वाले के ऊपर। हाँ, लोग जब आते हैं तो जो हमारी ट्रस्ट अस देन दे थिंक द क्वालिटी इज नाइस, अदरवाइज वी कैन क्या बोलते हैं, सेटिस्फाई देम विद द सर्टिफिकेट्स एंड ऑल। हाँ, मतलब ट्रस्ट तो क्या है ना कि जैसे मेरे फादर पहले से ज्वेलरी में है, उनकी एक लेगेसी है, उसके बाद हमें भी अब 15 ईयर्स हो गए हैं, तो हमारा भी एक ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी ऐसी रही है जिसकी वजह से लोगों को धीरे धीरे ग्रेजुअली इतना ट्रस्ट हो गया है, उनको पता है कि यहाँ पे कुछ भी गलत हो ही नहीं सकता। तो अपार्ट फ्रॉम सर्टिफिकेट, ट्रस्ट इज ए मेजर फैक्टर। यस। जैसे देखा जाए सर कि महिलाओं को बहुत परख होती है डिज़ाइन की, तो सबसे पहले महिलाएं आके क्या देखती हैं? डिज़ाइन देखती हैं ऑब्वियसली, जैसे जो भी चीज़ें उनको लेनी है, मान लो उनको रिंग लेनी है तो दे विल सी कि इसमें कौन कौन सी कैटेगरी है। उनको स्मॉल रिंग लेनी है, बिग रिंग लेनी है, कॉकटेल रिंग्स लेनी है, सॉलिटेयर रिंग लेनी है, उनके ओकेज़न क्या हैं, उनकी ड्रेसेस कैसी हैं। मान लो उनकी ड्रेसेस पे गोल्डन वर्क ज़्यादा है तो दे विल प्रेफर गोल्ड ज्वेलरी। उनकी ड्रेसेस में कुछ ऐसा शिमरी वर्क है तो दे विल प्रेफर डायमंड ज्वेलरी। फिर कलर स्कीम कैसी है उसके हिसाब से वो लोग मैच करते हैं। फिर ओकेज़न कैसा है, कोई हैवी ओकेज़न है, किसी के ब्रदर की शादी है, किसी के देवर की शादी है, या कोई लाइट ओकेज़न है, कुछ कीर्तन है, कोई कॉकटेल्स हैं, तो उसके हिसाब से हमारे पास हर तरह के ओकेज़न के लिए वास्ट वैरायटी इतनी है कि आपको जिस भी ओकेज़न के लिए जो भी चीज़ कैरी करनी हो, वी हैव द ऑप्शन। इस बातचीत को ऐसे ही कायम रखेंगे, चलते हैं छोटे से ब्रेक पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चलिए बात करते हैं श्वेता जी से। श्वेता जी, जैसे गोल्ड और डायमंड में डिज़ाइंस का क्या फ़र्क है आज के टाइम में और पहले के टाइम में? बेसिकली गोल्ड और डायमंड में कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है, लोगों का तरीका बदल गया उसे पहनने का। जैसे गोल्ड ज्वेलरी है तो ट्रेडिशनल ड्रेसेस होती हैं, डायमंड है तो वेस्टर्न गाउन्स, हैवी अटायर्स, उस बेसिस पे लोग अपनी सिलेक्शन करते हैं। जैसे पहले के टाइम पे लोग गोल्ड को ज़्यादा प्रेफर करते थे, डायमंड सिर्फ ऐसा लगता था कि लग्जरी प्रोडक्ट है और सिर्फ जो बहुत रिच क्लास है वही पहन सकती है, बट अब ऐसा नहीं रहा है। अब डायमंड इज़ वेरी अफोर्डेबल। हमने होलसेल करते करते हमने रिटेल में भी वही प्राइसेस रखे हैं जिससे कि वी कैन सेल डायमंड टू मासेस। तो उसकी वजह से हर किसी के लिए ये डायमंड्स जो है पॉकेट फ्रेंडली हो गए हैं और हर कोई पहन पाता है उनको। जैसे देखा जा रहा है कि मार्केट में कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है ज्वेलरी को लेकर, उसके लिए आप क्या कहेंगे?
मैम वी डोंट हैव एनी कंपटीशन। हमारा पर्सनल कंपटीशन कुछ नहीं है किसी से, क्योंकि हमारे पास अपनी क्लाइंटेल है, वो अपने ट्रस्ट पे, हमारी क्वालिटी पे, हमारे 100% बायबैक की पॉलिसी से और हमारी डिज़ाइनिंग से, हमारे एम्बियंस से। देयर आर 5-7 फैक्टर्स जिसकी वजह से लोग किसी भी ज्वेलर के पास जाते हैं। ट्रस्ट इज़ वन ऑफ द मेन फैक्टर ऑफ देम, रेफरेंस इज़ वन ऑफ द मेन फैक्टर ऑफ देम, कि हमारे पास ऐसे ऐसे कस्टमर्स हैं जो 1 to 1 करते करते 10 Tier 10 रेफरेंसेज उनको बोलते हैं हम, Tier 10 तक के रेफरेंसेज हमारे पास आते हैं। तो पीपल वी हैव अर्नड दैट काइंड ऑफ ट्रस्ट ऑफ पीपल। तो एक तो वो कंपटीशन नहीं है हमारे पास। दूसरा, हमारी वैरायटी जितनी है होलसेल की वजह से वी हैव मच ऑफ द स्टॉक। हर चीज़ में हमारे पास डिफरेंट क्लास में, कैटेगरीज में बहुत सारी वैरायटी है। उसकी वजह से लोगों को कोई कंपटीशन हमें कर ही नहीं पाता। आप हमारे पास रिंग्स देखेंगे, वी विल शो यू 1000 रिंग्स। आप किसी और ज्वेलर के पास जाएंगे, ही विल शो यू 50 रिंग्स। तो आपकी चॉइस जो है वो बड़ी कम हो जाती है। तो इस तरह से हमारे पास ट्रांसपेरेंसी है, 100% बायबैक की पॉलिसी है। डायमंड में, पोल्की में कोई भी आपको 100% बायबैक नहीं देगा। वी आर गिविंग 100% बायबैक। सो इन सब चीज़ों की वजह से हमारी एक जो से है वो अलग रहती है दूसरों से। जैसे मैम आप एक महिला हैं, आप अपने महिला ग्राहकों को क्या संदेश देना चाहेंगी? अपनी कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से बाय ज्वेलरी एंड वेयर देम एंड एंजॉय लाइफ। जैसे सर शादियों का सीज़न चल रहा है और साथ ही कोरोना है, तो इस टाइम पर कोई मुश्किलें आपको सामने देखनी पड़ी? मुश्किलें रही हैं क्योंकि लोगों ने आना कम कर दिया है। हम वीडियो कॉलिंग पे लोगों को डिज़ाइंस प्रेजेंट कर रहे हैं, उनसे कन्विंस कर रहे हैं उनको। अपने यहाँ पे हमारी सेल्स गर्ल्स उनको पहन के दिखाती हैं। हम एज ए डिज़ाइनर उनको समझाते हैं कि आपकी इस ड्रेस के साथ ये चीज़ चलेगी, इस चीज़ के साथ वो चलेगा। चोकर है, लॉन्ग नेकलेस है, गोल्ड के नेकलेसेस है, डायमंड के नेकलेसेस हैं। सो वी आर थोड़ा ट्रबल तो है उसमें, बट हमें एडिड एडवांटेज कोरोना की क्या मिली है कि व्हाट पीपल वर स्पेंडिंग इन द मैरिजेस ऑन ट्रैवल्स, ऑन लग्जरी केटरिंग्स एंड लग्जरी डेकोर्स, वो सब उनके एक्सपेंसेस कम होकर डायमंड्स पे और गोल्ड पे डाइवर्ट हो गए हैं। उनको लगता है कि हमें जो एक्सपेंसेस ना करके उसकी सेविंग करनी चाहिए, तो वो शादियों में खर्चे ना करके लोग सेविंग्स कर रहे हैं। सो कोरोना हैज़ बेनिफिटेड अस। सुमित जी, अब MMPV के दर्शकों को आप कोई संदेश देना चाहेंगे? जी बिल्कुल मैम, MMPV की दर्शकों के लिए मेरा एक ही संदेश है। जैसे बड़े बूढ़े हमेशा से कहते रहे हैं कि सोना हर भाव में सस्ता है, तो वैसे ही हमारी भी थ्योरी यही रही है कि आप थोड़ा लें, 1 ग्राम लें, 10 ग्राम लें, 1 किलो लें, आधा किलो लें। जब जैसी कैपेसिटी हो, आप इधर उधर फालतू के खर्चे ना करके आप सोने में, डायमंड में इन्वेस्ट कीजिए। वो चीज़ें ऐसी हैं जो आपके लिए गहना है, एक धरोहर है, वो धीरे धीरे आपकी लाइफ लॉन्ग बढ़ती रहती हैं। सो कीप इन्वेस्टिंग इन गोल्ड। थैंक यू सर। तो ये थे हमारे साथ दिल्ली डायमंड के MD सुमित गर्ग और उनकी धर्मपत्नी श्वेता गर्ग। हम फिर हाजिर होंगे आपके साथ हमारे इसी कार्यक्रम आभूषण में। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाज़त। MMPV आवाज़।